सिर्फ मेरी हो, तुम मेरी पत्नी हो, हमारी शादी हुई है और अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये शब्द किसी इंसान के नहीं हैं, ये शब्द है एक ऐसी अतृप्त आत्मा के जो अपने शिकार के लिए इधर उधर भटक रही थी। और फिर इसका शिकार हुई एक दुल्हन जो अपने घर से विदा तो हो गई, लेकिन ससुराल नहीं पहुंची थी। रास्ते में ही उसके साथ एक भयानक घटना घट गई। दो बहनें थी, जुड़वा तो नहीं थी पर एक जैसी थी। दोनों बहुत ही सुंदर थी। पढ़ाई खत्म हुई तो उन दोनों के रिश्ते आने लगे। उनके पापा बहुत बीमार रहते थे और भाई छोटा था, इसीलिए उनके परिवार वालों ने सोचा कि क्यों ना दोनों की शादी एक ही साथ करवा दी जाए। पापा का कोई भरोसा नहीं कि कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। दोनों की शादी अपने हाथों से कर जाए तो चैन से चले जाएंगे। किस्मत से दोनों का ही रिश्ता बहुत अच्छे परिवार में हुआ। शादी का दिन भी आ गया, सब कुछ खुशी खुशी निपट गया। फिर दोनों की विदाई हुई और दोनों अपने अपने ससुराल जाने लगी। जो छोटी थी, मोनिका नाम था उसका, उसे अचानक से कुछ होने लगा, कुछ अजीब सा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने गाड़ी रोकने के लिए कहा तो उसके पति रवि ने कहा कि ये सुनसान जगह है, यहाँ रुकना सही नहीं है, इस जगह लूटपाट होती रहती है, आगे जाकर गाड़ी रोकते हैं। लेकिन वह जोर जोर से रोने लगी तो उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ी। वो सब गाड़ी से उतरे, मोनिका को उतारा, तब वह चुप हुई। अचानक से तेज हवाएं चलने लगी, जबकि जून का महीना था और बहुत गर्मी थी। हवा से उन्हें थोड़ी राहत मिली। थोड़ी देर बाद उन्होंने मोनिका से कहा कि चलो घर चलते हैं, रात को यहाँ डर है लूटपाट का। सभी गाड़ी में बैठने लगे, लेकिन मोनिका चाहकर भी अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। उसे आवाज़ दी पर वह बोली कि मेरे पैर ही नहीं उठ रहे, पता नहीं क्या हो गया है। वो बहुत डर भी गई कि ऐसे अचानक से उसके साथ क्या हो रहा है। तभी रवि ने उसका हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी में बैठाया। थोड़ी देर बाद वह अपनी ससुराल पहुंच गई। सास नहीं थी, उसके बस नंद और जेठ थे। उसकी सास रवि को जन्म देकर चल बसी थी। उसकी नंद ने उसे कमरे में बैठाया और बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद रवि उसके कमरे में आया। वो उसके पास बैठने ही वाला था कि उसे किसी ने जोर से धक्का दिया। वह गिरते गिरते बचा। उसने चारों ओर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद ये मेरा भ्रम भी हो सकता है। वह फिर से बेड पर बैठने लगा तो उसके साथ फिर से वही हुआ। वह डर गया और मोनिका भी बहुत डर गई। तभी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी, ये मेरी पत्नी है, तुम इससे दूर रहो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर मोनिका और रवि बहुत डर गए। वो उस कमरे से बाहर आ गए। दीदी ने पूछा, क्या हुआ रवि, तुम दोनों बाहर क्यों आ गए? रवि ने कहा कि अंदर कमरे में बहुत गर्मी लग रही है, इसीलिए हम बरामदे में ही सो जाएंगे। रवि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अगर वह किसी से कहता है तो क्या पता कोई उसका यकीन करे या ना करे। इसी सोच में और दिन भर की थकान के कारण वह वहीं बरामदे में सो जाता है। मोनिका भी वहीं सोफे पर लेट जाती है। वो बहुत बुरी तरह से डरी हुई होती है, लेकिन वह भी किसी से कुछ नहीं कहती। अगले दिन वो दोनों अपनी कुल देवी पर जाते हैं, जहाँ पुजारी जी मोनिका को आशीर्वाद में माता की चुनरी देते हैं। वे सब वापस अपने घर लौट आते हैं। शाम को दीदी भी अपने घर लौट जाती है। रात को खाना खाकर वे भी अपने अपने कमरे में आते हैं। कमरे में आते ही उन्हें रात वाली घटना याद आ जाती है। वो दोनों डरे डरे से बैठ जाते हैं पर कुछ नहीं बोल पाते। तभी रसोई से बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। रवि रसोई में जाता है तो वहाँ बहुत सारे बर्तन ज़मीन पर पड़े थे। वह चारों ओर देखता है, उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी मोनिका के चीखने की आवाज़ आती है। वह भागकर कमरे में जाता है तो देखता है मोनिका डर कर एक कोने में खड़ी है। वह उसके पास जाता है और पूछता है, क्या हुआ? तो वह उसे कमरे में दूसरी तरफ इशारा करती है। वह देखता है कि उसकी शादी के कपड़े
अपने आप ही जलने लगे थे। वह आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक पूरे कपड़े जल जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। उन्हें उन जले कपड़े को देखकर बहुत दुख हुआ। अगले दिन मोनिका का भाई उसे लेने के लिए आ जाता है। वह उसके साथ अपने घर आ जाती है। घर पर उसकी बड़ी बहन भी आई हुई होती है, जो बहुत ही खुश थी। वो सबको अपने ससुराल वालों की बातें बताती है, वहाँ पर हुए आयोजन को विस्तार से बताती है। फिर वो मोनिका से पूछती है, तुझे क्या हुआ है? कुछ भी नहीं बोल रही। कहाँ तू 1 मिनट भी चुप नहीं बैठती थी, अब जब से आई है गुमसुम सी है। क्या हुआ? रवि ने कुछ कहा है क्या? नहीं दी, रवि तो बहुत अच्छा है, सब ठीक है। वह सबसे इस बात को छिपा गई कि उनके साथ क्या क्या हुआ। उसे हर वक्त ये महसूस होता जैसे उसके आसपास कोई है। वह बहुत ही डरी सी रहने लगी। उसकी माँ ने भी उससे पूछा, पर उसने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। 2 दिन बाद रवि उसे लेने आ गया। घर वालों ने रवि से भी पूछा कि क्या कोई बात है? ये जब से आई है पता नहीं कहाँ खोई है, ना ठीक से खाती पीती है और हर वक्त डरी हुई सी रहती है। लेकिन रवि ने भी कुछ नहीं कहा। वो मोनिका को लेकर घर वापस आ गया। रात में जब वह काम खत्म करके अपने कमरे में सोने के लिए आए तो दोनों एक ही बेड पर लेट गए। ये बात उस भूत से बर्दाश्त नहीं हुई। उसने रवि पर हमला करने की कोशिश की, पर वह उसे कुछ नहीं कर पा रहा था। वह गुस्से से छटपटाने लगा और वह उन दोनों के सामने अपने असली रूप में आ गया। रवि और मोनिका को साथ देखकर वह गुस्से से पागल हो गया और वह अपने असली रूप में सामने आ खड़ा हुआ। रवि और मोनिका बहुत बुरी तरह से डर गए। बहुत ही भयानक चेहरा था उसका, लाल लाल आंखें और बहुत ही डरावना चेहरा। वह गुस्से में रवि से बोला, दूर हो जाओ मेरी पत्नी से, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आज तुम उस पंडित के दिए हुए धागे से बच गए, लेकिन कब तक? पूर्णिमा के बाद इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा और फिर मैं तुम्हें मारकर अपनी पत्नी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। जब मोनिका अपने घर आई हुई थी तब रवि पंडित जी से मिले थे और उन्हें सब बातें बताई थी। तब उन्होंने उसे 2 धागे दिए थे, एक उसके लिए और दूसरा मोनिका के लिए। पंडित जी ने कहा था कि ये धागे कुछ दिन ही तुम्हारी रक्षा कर पाएंगे, उससे पहले ही तुम्हारे लिए कुछ और उपाय करने के लिए हमें अपने बड़े पुजारी जी से मिलना पड़ेगा। तब तक ये तुम दोनों की रक्षा करेंगे। धागे के कारण वह उनको छू नहीं पा रहा था। वह गुस्से से पागल होकर सामान इधर उधर फेंकने लगा। फिर वह वहाँ से चला गया। वो दोनों सारी रात ऐसे ही बैठे रहे। कुछ दिन ऐसे ही खौफ के साए में बीत गए। पूर्णिमा भी आ गई। मोनिका ने रवि से पूछा, कल इस धागे का प्रभाव खत्म हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? रवि ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं करता हूँ कुछ। रवि पंडित जी के पास जाता है तो वह उसे बताते हैं कि मेरी बड़े पुजारी जी से बात हुई है। उन्होंने कहा कि वो बहुत ही खतरनाक है, उसे नष्ट करने के लिए एक अनुष्ठान करना पड़ेगा। वे आज शाम को आपके घर आएंगे और अनुष्ठान करेंगे। कुछ सामान की ज़रूरत होगी, ये तुम ले आना। ऐसा कहकर उन्होंने एक पेपर पर कुछ सामान लिख कर दिया और शाम तक सब ले आने के लिए कहा। रवि सब सामान ले आया और दोनों शाम का इंतजार करने लगे। शाम को पंडित जी और बड़े पंडित जी दोनों आ गए और बताए हुए सामान को लेकर अनुष्ठान की तैयारी करने लगे। अचानक से सब घर का सामान हिलने लगा और ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें आने लगी। मोनिका और भी डर गई। पंडित जी ने सबको शांत बैठने का इशारा किया और अपनी प्रक्रिया में लग गए। धीरे धीरे सब शांत हो गया। अनुष्ठान पूरा करने के बाद पुजारी जी ने कहा कि अब तुम दोनों को कोई खतरा नहीं है, बला टल चुकी है। दोनों ने राहत की सांस ली। दोनों आज बहुत खुश थे कि चलो अब चैन से रहेंगे, लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक दूसरे के पास बैठे। दोनों अलग अलग सो गए।
सुबह उठे तो वो अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहे थे। घर के वातावरण में भी आज बहुत ताजगी थी। कुछ अलग ही एहसास दोनों को हो रहा था। बहुत खुश थे आज दोनों। शादी के बाद आज पहली बार दोनों ने एक अलग सी खुशी को महसूस किया, लेकिन आने वाले खतरे से वो बिल्कुल भी बेखबर थे। आज रवि मोनिका के लिए बाजार से नई साड़ी लाया था। बहुत ही सुंदर साड़ी थी। मोनिका को भी वह साड़ी बहुत पसंद आई। शाम का खाना बनाने के बाद उसने रवि को खुश करने के लिए वह साड़ी पहनी। मोनिका उस साड़ी में बिल्कुल अप्सरा लग रही थी। रवि तो उसका दीवाना हुआ जा रहा था। खाना खाकर वो अपने कमरे में सोने के लिए गए। रवि ने मोनिका का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बैठाया। फिर वे दोनों बातें करने लगे कि तभी रवि का फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन उठाया तो उधर से बहुत अजीब सी आवाज़ आ रही थी। कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। फ़ोन अपने आप ही कट गया। फिर बार बार फ़ोन बजने लगा, लेकिन कोई भी नहीं बोल रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। दोनों बहुत परेशान हो गए और रवि ने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। मोनिका को प्यास लगी थी तो वह किचन में पानी पीने के लिए गई। वहाँ उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई उसे देख रहा है। वह बिना पानी पिए ही वापस आ गई। रवि ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने सोचा कि ये मेरा वहम भी हो सकता है और उसने रवि से कहा कि कुछ नहीं है, बस मैं थक गई हूँ और मैं सोना चाहती हूँ। रवि कहता है कि ठीक है, तुम सो जाओ, मैं अभी थोड़ी देर बाहर टीवी देखता हूँ। मोनिका सो जाती है और रवि टीवी देखने लगता है। कुछ देर बाद उसे भी महसूस होता है कि जैसे कोई उसे देख रहा है। तभी उसकी नज़र खिड़की पर पड़ती है तो वहाँ उसे दो आंखें दिखाई देती है जो लगातार उसे ही देख रही थी। वह डर जाता है और अंदर कमरे में चला जाता है। डर के कारण उसे नींद भी नहीं आती। वह सोचता है कि ये फिर से आ गया, कैसे बचेंगे हम इससे। यही सब सोचते सोचते सुबह हो जाती है। आज मोनिका का भाई उसे लेने के लिए आ जाता है और वह उसके साथ अपने घर आ जाती है, लेकिन उसकी माँ देखती है कि वह सूख कर कांटा हो जा रही है। ना जाने क्या बात है, कुछ बताते भी नहीं हैं। एक दिन उसकी माँ से उसका हाल नहीं देखा जाता तो वह उसे ज़ोर से डांट लगाती है और कहती है कि जो भी कारण है सब सच सच बताओ। पहले तो वह अपनी माँ को टाल देती है, पर जब वह नहीं मानी तो वह उन्हें सारी बात बता देती है। सारी बातें सुनकर उसकी माँ हैरान रह जाती है और उसे आश्वासन देती है कि वह इस बात का हल जरूर निकालेगी। क्या मोनिका की माँ उनकी मदद कर पाएगी? ये जानने के लिए आप इस कहानी को पूरा ज़रूर सुने। वो ये बात मोनिका के पापा से कहती है तो वो भी चिंतित हो जाते हैं। मोनिका की माँ अपनी एक सहेली से इस बात का जिक्र करती है तो वो उसे एक मौलवी जी के पास लेकर जाती है। मौलवी जी से वह सारी बातें बताती है जो भी मोनिका ने उन्हें बताई थी कि किस तरह से एक भूत ने उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। वो सारी बातों को ध्यान से सुनते हैं, फिर अल्लाह का ध्यान लगाकर देखते हैं कि मोनिका के साथ क्या क्या हुआ और वो भूत कब से उसके पीछे पड़ा है। फिर वह अपनी आंखें खोलते हैं और मोनिका की माँ से कहते हैं कि वह बहुत ही खतरनाक भूत है। वह मोनिका को अपनी पत्नी मानता है और उसे अपने साथ लेकर जाएगा। मोनिका की माँ बहुत डर जाती है। फिर वो उनसे पूछती है कि क्या कोई उपाय नहीं है जिससे मोनिका की जान बच जाए, वह भूत उसका पीछा छोड़ दे। वह उन्हें बताता है कि उपाय है पर बहुत कठिन है और अगर जरा से भी गलती की तो परिणाम बहुत घातक हो सकता है। वो बोली, कुछ भी कीजिए पर मेरी बेटी की जान बचाइए। तब उन्होंने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, तब तक तुम मोनिका से कुछ भी मत कहना। उसे ये भी मत बताना कि तुम यहाँ आई थी। वो एक शीशी में उन्हें जल देते हैं और कहते हैं कि ये जल मोनिका के कमरे में छिड़क देना और रवि को भी बुला लेना। मैं कल शाम को तुम्हारे घर आऊँगा और मोनिका की मदद करूँगा। जैसे जैसे उन्होंने बताया था मोनिका की माँ ने सब कुछ वैसे ही किया और मोनिका से कुछ भी नहीं बताया। अगले दिन
फ़ोन करके रवि को भी अपने घर बुला लिया। अचानक से रवि को वहाँ आया देख मोनिका चौंक जाती है, पर रवि ने उसे कुछ नहीं बताया क्योंकि माँ ने रवि को सब बता दिया था और मोनिका से कुछ भी कहने को मना कर दिया था। रवि ने मोनिका से कहा कि उसका मन नहीं लग रहा था, इसलिए वह मिलने आ गया। फिर मोनिका ने कुछ नहीं पूछा, बल्कि वह खुश हो गई कि रवि को यहाँ देखकर। सबको शाम का इंतजार था। एक अनजाने डर से सभी अंदर ही अंदर घबराए हुए थे। उन्हें डर था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। शाम की अजान के बाद मौलवी जी उनके घर आए तो मोनिका को अजीब सी घबराहट होने लगी। उसे समझ नहीं आया कि उसे ये अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही है। वह डर गई कि कहीं वो भूत यहाँ ना आ जाए और मेरे परिवार को कोई नुकसान ना कर दे। वो यही सब सोच रही थी कि सच में उसे एक साया अपने आसपास दिखाई दिया, जैसे कोई उसके पास खड़ा जोर जोर से सांसें ले रहा हो। मोनिका को महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा जोर जोर से सांसें ले रहा है। वह उसके कान में कुछ कह रहा है। मोनिका का गला सूख जाता है, पर वह ना कुछ कह पाती है और ना ही वहाँ से कहीं जा पाती है। वो वहीं जड़ हो जाती है। वो उसके कान में कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो, इन सब से कहो कि उसे बाहर भेज दे। वो इंसान हमें अलग कर देगा और मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूँगा। मोनिका कहती है कि कौन इंसान? मोनिका ये कहते ही बेहोश होकर गिर जाती है। आवाज़ सुनकर सभी वहाँ आते हैं तो देखते हैं कि मोनिका बेहोश पड़ी है। वो उसे उठाकर बेड पर लिटा देते हैं। फिर मौलवी जी अंदर आते हैं तो वे सबसे कहते हैं कि भूत को पता लग चुका है कि मैं यहाँ हूँ, इसलिए उसने इस पर अपना कब्जा करने की कोशिश की है। इसे एक रस्सी से बांध दो और कोई भी इसके पास मत जाना। रवि कहता है कि नहीं, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? वो डर जाएगी और इसे कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? सब रवि को समझाते हैं। वह बहुत मुश्किल से इस बात के लिए तैयार हो जाता है। मोनिका को रस्सी से बांध देते हैं। फिर वे मौलवी जी के कहे अनुसार सारे काम करने लगते हैं। धीरे धीरे मोनिका को होश आता है तो वह पूछती है कि उसे ऐसे क्यों बांध रखा है और ये सब क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम सब? रवि मोनिका के पास जाने को होता है तो मौलवी जी उसे रोकने का इशारा करते हैं। अचानक से मोनिका की आंखें लाल हो जाती है और उसकी आवाज़ भी बदल जाती है। वह रवि से कहती है कि तुम यहाँ भी आ गए? तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये मेरी पत्नी है और मैं इसका पति हूँ और आज मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊँगा। कोई भी हमारे बीच में आया तो वह नहीं बचेगा। तभी उस पर वे जल डालते हैं तो वह कराहने लगता है। कहता है कि ये सब करके तुम मुझसे इसे नहीं छीन सकते, ये मेरी पत्नी है। तब वो गुस्से से पूछते हैं कि ये तुम्हारी पत्नी कैसे हुई? तुम मर चुके हो और भूत की कोई पत्नी नहीं होती। इसका पति रवि है, तुम नहीं। इसे छोड़कर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। नहीं नहीं, ये जल मुझ पर मत डालो। मैं बताता हूँ तुम्हें कि ये मेरी पत्नी कैसे हुई हमारी शादी। आज से 15 साल पहले की बात है। उस दिन मेरी शादी थी। बहुत खुश था मैं। खुशी खुशी सारी रस्में निभाई जा रही थी। मेरी माँ और पिताजी बहुत खुश थे। बारात लेकर हम लड़की वालों के यहाँ गए। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा स्वागत हुआ। आज हमारी शादी थी और हमने अब तक भी उस लड़की को नहीं देखा था जिससे हमारी शादी हो रही थी। बड़ी बेचैन थे पर निश्चित भी थे कि जब माँ को पसंद है तो हमें भी आ ही जाएगी। हम खुशी खुशी सारी रस्में निभा रहे थे कि अचानक लड़की पक्ष में अजीब सा माहौल हो गया। सबके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थी। पूछने की कोशिश की तो कोई कुछ भी नहीं कहने को तैयार था। हमारा दिल बहुत घबरा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद लड़की के पिता हाथ जोड़कर हमारे सामने आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने जो कहा वह सुनकर हम सब हैरान हो गए। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी घर छोड़कर चली गई है। वह किसी और से प्यार करती थी। हमने बहुत समझाया, सोचा एक बार शादी हो जाएगी तो अपने आप प्यार का भूत उतर जाएगा, लेकिन वह हम सबको धोखा देकर भाग गई
अपनी प्रेमी के साथ, हमें माफ़ कर दो प्लीज़। यह कहकर वो फूट फूट कर रोने लगे। अब हम क्या कर सकते थे। बहुत बड़ा धक्का लगा हमें। बारात बिना दुल्हन के वापस लौट आई। हम उदास रहने लगे। दोस्त सामने तो भले बनते और पीठ पीछे हमारा मजाक बनाते। उनकी बातें हमारे दिलो दिमाग पर इतना असर कर गई कि एक दिन हमने गांव की नदी में कूद गए और आत्महत्या कर ली। हमने देखा हमारे शरीर को वो सब जला रहे हैं। हमारे परिवार वाले सब रो रहे हैं। हमसे ये सब नहीं देखा गया और हम वहाँ से भटकते हुए यहाँ आ गए। तब से हमें जो भी दुल्हन मिलती है, हमें वो अपनी पत्नी लगती है। पहले भी हम दुल्हन के साथ ऐसा कर चुके हैं, पर फिर वो हमसे बच जाते हैं। लेकिन मोनिका के साथ हमने 7 फेरे लिए हैं, इसे हम नहीं छोड़ सकते। मौलवी ने पूछा कि मोनिका के साथ तुमने फेरे कैसे लिए? तब उसने जो बताया उसे सुनकर सभी चौंक गए। उसने बताया कि मोनिका जब मेहंदी लगवाकर अपने घर वापस लौट रही थी, तभी मैं भी रास्ते से इसके पीछे पीछे आ गया। रवि से जब इसकी शादी हुई, तब मैं रवि के शरीर में चला गया और मेरी और मोनिका की शादी हो गई। अब ये मेरी पत्नी है। 15 साल से मैं पत्नी के लिए भटक रहा था, अब जाकर मुझे मेरी पत्नी मिली है। इतना कहकर वो उसके शरीर से चला गया और फिर से बेहोश हो गई। सभी ने मौलवी के सामने हाथ जोड़े और कहा, कैसे भी करके मोनिका को बचाओ। तब उन्होंने सबको शांत रहने को कहा और अपनी विधि शुरू कर दी। उस भूत ने मोनिका के शरीर को घायल करना शुरू कर दिया। बहुत मुश्किल से उस पर काबू करके उन्होंने अपनी प्रक्रिया फिर से शुरू की। थोड़ी देर बाद मोनिका को होश आया तो उसने देखा सब उसके पास बैठे हैं और उसके हाथ बंधे हुए हैं। उसने रवि से कहा कि उसके हाथ खोल दे, उसे बहुत दर्द हो रहा है। रवि जैसे ही खोलने के लिए चला, उन्होंने उसे रोक दिया और उसे पीछे हटने का इशारा किया। मौलवी ने बहुत मुश्किल से उस भूत पर काबू पाया। वह भूत वहाँ से चला गया और मोनिका और रवि अपनी खुशहाल ज़िंदगी जीने लगे। आज उनके 2 बेटे हैं। वो सब बहुत खुश हैं। वह भूत फिर कभी वापस नहीं आया। न जाने अब किस दुल्हन के पीछे पड़ा होगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो एंड इस कहानी को जितना हो सके आप लोगों के साथ शेयर करो ताकि वो भी ऐसी कहानियाँ सुन पाए। धन्यवाद। और अगर किन्हीं के पास अपनी खुद की कोई भूत की कहानी है या एक्सपीरियंसेस है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है डिजिटल दिव्या 001, डिजिटल दिव्या 001। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।